जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो चल रहा है सीरीज, उसका क्लास 6 लेकर आए हैं। और जो 5 में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, उसी में योजना आया था। वही योजना आज हम लोग समाप्त करते हैं। जो प्रमुख योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो क्रियान्वित की जाती है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इस क्लास को पूरा देखिए, और क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक, राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधित तथ्य, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया है? इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया? तो अगस्त 2009 में। कब किया गया है? अगस्त 2009 में, ठीक है ना। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है व्यापार कर। क्या है? व्यापार कर। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फंस सकता है, विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी राज्य में जो कर राजस्व वसूला जाता है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा कर है, कौन सा मतलब स्रोत है कर का? तो व्यापार कर, यानी व्यापार से संबंधित जो भी है और उससे जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, वही सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। चलते हैं अगला, राज्य में गरीबों का प्रतिशत, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबों का प्रतिशत, जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनको प्रदर्शित करता है। आप लोग पता है कैलोरी के हिसाब से हम अमीर और गरीब का चिन्ह करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य में गरीबों का प्रतिशत कितना है? तो 82.8%। कितना है? 82.8% है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब राज्य में तो इतना है, अब इसको अगर 100 में कन्वर्ट कर लिया जाए 32.8% का, तब शहर का अलग और गांव का अलग पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि 33.4%। अगर इसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, 100% में, तो 100 में गांव में कितना? तो 33.4%, ठीक है ना। लेकिन वही शहर की बात करें तो शहर में कितना? तो ध्यान दीजिएगा 30.60%। अब ये देखिएगा, अब ये नहीं कि जोड़ने का मतलब कि 100 आना चाहिए, नहीं, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबों का प्रतिशत और भी हटके होते हैं, गांव और शहर के बाद भी और लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबों का प्रतिशत कितना? तो 30.6%। कितना? 30.6%, ठीक है ना। गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम परिवार वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम परिवार वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? बागपत है। कौन है? बागपत है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम परिवार वाला, यानी गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम परिवार कहां पाए जाते हैं, किस जिले में उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं? तब बागपत जिले में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? बागपत जिले में पाए जाते हैं, यानी 6.33% सिर्फ। अगला देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे सर्वाधिक, यहां सबसे कम था, ठीक है ना। यहां क्या है? सर्वाधिक परिवार वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक परिवार वाला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा हरदोई। हरदोई की कितना? तो 57.64%। 57.64%। अब देखते हैं, ये दोनों को याद रखिएगा आप लोग, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम परिवार वाला जिला और गरीबी रेखा के नीचे सर्वाधिक परिवार वाला, तो सबसे कम वाला बागपत, सबसे अधिक वाला हरदोई। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, अब यहां तृतीयक हो जाएगा। क्या होगा? तृतीयक छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तृतीयक।
तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः है, ये आंकड़ा है करेंट यानी 2022 से 23 वाला। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः है, क्रमशः कह रहा है तो प्राथमिक 26%, द्वितीयक 25%, तृतीयक 49%, तृतीयक 49%। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 26%, तृतीय क्षेत्र का योगदान 25%, सॉरी द्वितीयक, और तृतीयक का 49% योगदान है। यानी सर्वाधिक किसका योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ योजनाएं हैं जो प्रसिद्ध योजना है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं और ये यूपीपी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग विशेष तौर पर इस पर नजर बनाए रखिएगा। आप लोग देखिए, जैसे है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, तो सबसे पहले तो यही पूछ देगा नंद बाबा मिशन योजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। किससे, दूध से। और ये परियोजना 2023 में लाया गया। इस योजना के तहत गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान की गई है। गांव में उचित मूल्य पर क्या किया गया है, दूध बेचने की सुविधाएं प्रदान की गई। अब ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा, इससे सूक्ष्म मतलब छोटा होता है एकदम। 2023 में भी ये भी परियोजना आया। इस योजना के तहत 18 से 60, ध्यान दीजिएगा उम्र पूछता है, ठीक है, कौन सा लाभान्वित, किस उम्र से किस उम्र तक के लाभान्वित होंगे, तो 18 से 60 वाले लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या अपंग होने पर 5 लाख का आर्थिक लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। कितने का, तो 5 लाख। वर्ष पूछे तो उम्र का तक पूछे 18 से 60 और आर्थिक लाभ 5 लाख। और किससे संबंधित है, तो दुर्घटना से संबंधित है, यानी सूक्ष्म उद्यमी जो हैं उनके लिए। अगला है उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। ध्यान दीजिए, काफी चर्चा में रहा, ये काफी चर्चा में रहा। अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने लैपटॉप दिया। जब योगी जी की सरकार आई है तो इन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं, टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। तो ये काफी चर्चित है, इस पर विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2022 में आता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को, किसको मिलता है, राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन एवं टैबलेट प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा है, घूम रहा है, लफंगू टाइप का है, उनको भी मिल जा रहा है, नहीं, उनको नहीं मिलेगा। जो कहीं न कहीं शिक्षा ले रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है ना, अन्य किसी को नहीं मिलेगा। भले युवा हैं लेकिन वो अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है ना। ये कोविड-19 के समय यानी 2021 कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण व सुरक्षा के लिए, यानी कोविड-19 के महामारी के कारण निराश्रित हुए, जिनके माँ बाप मतलब नहीं रहे और उनके सिर्फ बच्चे रहे, तो बच्चों के भरण पोषण की सुरक्षा के लिए ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाया गया। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस तरह अनेक संस्थाओं ने भी, अनेक कंपनियों ने भी, हर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया देश हित के लिए, समाज हित के लिए, और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से काम किया, ठीक है ना। तो सरकार भी चलाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। इमरजेंसी वित्त पोषण योजना और कोविड से संबंधित है, ये भी 2021 का है। प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों के विस्तार और नई इकाइयों को स्थापित करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि कोविड की वजह से सारी व्यवस्थाएं
चरमरा गई थी, सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई थी, सिस्टम एकदम भ्रमित हो गया था। मतलब कुछ भी सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, मार्केट में एकदम तंगी हालत हो गई थी। तो उसमें सरकार ने लाया कि उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना लाया, और उसके तहत क्या किया, नई इकाइयों के स्थापित करे, यानी जो इकाई चल रहा था उसको फिर विस्तार करने के लिए या नई इकाई स्थापित करने के लिए क्या किया गया, वित्तीय सहायता प्रदान किया सरकार ने। इस माध्यम से क्या कर रहा, वित्तीय सहायता प्रदान। लेकिन वो भी किसको मिलता है आप लोग जानते हैं, या अगर आम व्यक्ति अगर उसको लोन लेना हो तो बैंक के 50 चक्कर लगाएगा, फिर भी उसे लोन नहीं मिलेगा। और एक थोड़ा पहुंच वाला व्यक्ति जाए, राजनीतिक पकड़ और जो मजबूत हो हर तरह से, वो जाएगा तुरंत बैंक के मैनेजर साहब चाय भी पिलाएंगे और लोन भी आसानी से देंगे, पेपर वर्क कम रहेगा, कहेंगे कि जाए पहले लोन करा लीजिए बाद में लाकर जमा कर दीजिएगा। लेकिन आम एक व्यक्ति जाता है तो उसको इतना पीड़ित किया जाता है, तो लोन क्या, उसका जो पास में पैसा रहता है वो भी किराए में और ये सब फोटोकॉपी वगैरह ये सब कराने में वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन लोन उसको नसीब नहीं होता है। तो सरकार तो योजना चलाती है लेकिन वो धरातल पर सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। कुछ गैर जो रवैया वाले व्यक्ति हैं, प्रशासन है, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने, यहाँ हम लोग को देखना है कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 5 वर्ष तक के, यहाँ ध्यान दीजिएगा उम्र का भी पूछता है, 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व MSME इकाई में ऑन जॉब प्रशिक्षण कराते हुए निश्चित अवधि के लिए रोजगार प्रदान करना, ठीक है ना। अगला देखिएगा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 2020। प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास व संवर्धन हेतु एक पर्यटन स्थल को विकसित करना। तो ये दो बहुत ही जोरों पर चल रहा है इस सरकार में। धर्म से संबंधित, मंदिर से संबंधित जो भी है बहुत ही जोरों पर है। हर जगह लगभग पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बेहतर भी है, इससे भी राजस्व बनते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019। जब बाबा साहब से है, अम्बेडकर से है, तो निश्चित है इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना व स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना है, नवयुवकों के लिए भी है, ठीक है। अगला देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019 राज्य को 60 से 79 वर्ष के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि उपलब्ध कराना। एक क्वेश्चन पूछता है कि वृद्धावस्था में कितना पेंशन दिया जाता है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन करता है। तो कितना पेंशन दिया जाता है, तो 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। और कितने, 60 से 79 वर्ष, कितना, 60 से 79 वर्ष वाले व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कन्या सुमंगला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। 2019 क्वेश्चन फंस सकता है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि बेटी के पैदा होने से लेकर उनकी स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चरणबद्ध तरीके से क्या की जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, यानी इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 सुपोषित घर स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री समग्र गांव विकास योजना। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये काफी जोरों पर अभी भी चल रहा है। यह योजना यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके पुत्रियों का या पुत्र का विवाह नहीं होता है,
तो यहाँ सरकार व्यवस्था करके और एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम रख के क्षेत्र में और विवाह कराता है और सारी व्यवस्थाएं उनको जो भी प्राथमिक जरूरत की चीज है वो देता है, ठीक है ना। यह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियों की शादी हेतु शुरू की गई है, ठीक है ना। नया सवेरा योजना, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि नया सवेरा योजना कब लाया गया, तो 2017 में लाया जाता है। किससे संबंधित है ध्यान दीजिएगा। तो इस योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना, वह उनका सामाजिक शैक्षणिक व नैतिक विकास करना है, ठीक है ना। तो सवेरा योजना ये है, यानी कि उनका अंधकारमय जो जीवन है उसमें क्या करना, उजाला करना, इसीलिए नाम रखा गया है सवेरा योजना। अगला देखिएगा हौसला पोषण योजना 2016 कब आया है, 2016। इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 6 दिन पका भोजन उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। अगला है किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, ये कृषकों के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग और इसको ट्रिक कर लीजिएगा। कृषकों को दुर्घटना बीमा, यानी किसान जो होते हैं उनको दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है ना। अगला आप लोगों को पता है कोई आपातकाल में किसी किसान की मृत्यु होती है और जैसे आकाशीय बिजली से, सर्पदंश से या एक्सीडेंट से, मतलब जो भी है आपातकाल की मृत्यु जब होती है तो उनको क्या किया जाता है, किसान एवं सर्वहित बीमा योजना यानी कि दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना। उन्हीं के लिए ऐसा है, कृषकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा के जब ऐसा होता है तो पैसा दे दी जाती है, ठीक है ना। अगला एम सेहत परियोजना, यानी लोगों का स्वास्थ्य उन्नत करना, ठीक है ना। समाजवादी शुद्ध पेयजल योजना, ठीक है ना, कम खर्च पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 2015 है और समाजवादी शब्द जुड़ा है, तो इसको तो आप लोग समझिए कि नहीं ये पूछेगा इस सरकार में, ठीक है ना कहीं क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछता है जिसकी सत्ता करंट का तो या योजना से संबंधित, तो जिनकी सत्ता होती है ना उन्हीं में से क्वेश्चन उठाया जाता है, और नहीं तो फिर क्या होगा आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी दे, समाजवादी आवास योजना 2015, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, जो पूर्व का है उनसे क्वेश्चन बने ये निश्चित नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं कन्या विद्याधन योजना, ये जो बेहतर था और कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना, तो 30,000, ये राशि याद रखिएगा आप लोग, उतना दिया जाता है, ठीक है ना। अगर रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, तो गरीब परिवार के मुखिया को 400 रुपए प्रति माह की दर से इस योजना के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। किसान रथ योजना तो 2011 में स्टार्ट किया गया, दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना 2010 में कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु किया गया, यानी कृषि जो भी क्षेत्र होगा वहां विद्युत की व्यवस्था बढ़िया हो, इसी के लिए ये योजना लाया गया था। महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना, महामाया शब्द जुड़ा है, आप लोग जानते हैं किसके सरकार में आया होगा, तो सुश्री मायावती जी के सरकार में आया था। और गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला देखिएगा आम आदमी बीमा योजना, यानी 2009 में आता है, ग्रामीण भूमिहीनों के बीच बीमा है। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, ठीक है ना, महामाया ये भी मायावती सरकार यानी 2009 में बीपीएल परिवार हेतु बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। उस समय आप लोग जानते होंगे जहां जहां लैब थे यानी सिटी स्कैन होता था वहां वहां काफी छापामारी की जाती थी ताकि किससे रोका जा सके, तो भ्रूण हत्या को रोका जा सके, इसके लिए काफी छापेमारी उस समय की जाती थी। अगला सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, यानी 2009 में भी आया, बीपीएल परिवारों की छात्राओं के कक्षा 10 से ऊपर की पढ़ाई है, साइकिल एवं आर्थिक सहायता, ठीक है ना। संजीवनी परिवहन योजना 2009 ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन उपलब्ध कराने हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, सीधे सीधे
इस सरकार की जो योजनाएं है ना उस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, पीछे ज्यादा बैक मत जाइएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। और आप लोगों को बता दें कि ये अब उस टॉपिक का भाग था इसलिए बताया गया, नहीं तो ये लगभग सबको पता होगा। इसमें से 3-4 पॉइंट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको आप लोग ट्रिक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ कल हम उत्तर प्रदेश सिपाही IASI में क्वेश्चन आता है ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित, तो ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित कल के क्लास में, एक ही क्लास में हम पूरा सिग्नल बता देंगे, दिखा देंगे आप लोगों को। और वो चिन्ह देता है, पूछता है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग करने के प्रश्न में दे देगा, आप पूछेगा निम्न में से कौन सा चिन्ह इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर कोई एक भी बार ना देखा हो उसके लिए काफी कठिन भी होता है, उसमें तुक्का मारने की कोई गुंजाइश नहीं होती है जब तक आप देखे ना हो या अपना दिमाग न लगा। तो एक कल वीडियो पड़ेगा, उस वीडियो में वो पूरी ट्रैफिक सिग्नल समाप्त कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहां तक कि आप लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस जब बनवाने जाएंगे ना उसमें भी वो मदद करेगा। तो EPP भर्ती हो गई, SI में हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सब में ये पूछता है। तो आप लोग विशेषकर कल का वीडियो जरूर देखिएगा, और आज का देख के आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।